जी अस्सलाम वालेकुम। सो आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है जी, कैलकुलस 1 की इस लेक्चर सीरीज़ का। आज चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करना है जिसका नाम है फंक्शंस। और आज के इस लेक्चर में हमने सेक्शन 1.1 फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स इसको कवर करना है, और इससे रिलेटेड जो हमारी एक्सरसाइज है लास्ट में उसको भी देख लेंगे। तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं जी हम फंक्शन की डेफिनेशन से। फंक्शन के बारे में अगर आप वन लाइनर पूछना चाहें ना, तो फंक्शन को हम ये कह सकते हैं कि ये दो वेरिएबल क्वांटिटीज़ के दरमियान डिपेंडेंस का नाम है। ठीक है, यानी किसी एक वेरिएबल क्वांटिटी जब कोई दूसरी वेरिएबल क्वांटिटी पर डिपेंड करती है तो उसको फंक्शन कहते हैं। इसी बात को हम एक मिसाल से समझते हैं। ये आपके सामने मैं एक सर्कल ड्रा कर रहा हूँ, ये देखिए। ऑफ कोर्स इस सर्कल का कोई ना कोई सेंटर भी होगा, तो इसको सेंटर मान लेते हैं। सेंटर से लेकर जो बाउंड्री तक का डिस्टेंस होता है आप जानते हैं, उसको रेडियस कहते हैं। अब इस सर्कल का जो एरिया है वो फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला मौजूद है, वो आपके सामने मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, फार्मूला है जी आपके पास एरिया फाइंड करने के लिए पाई आर स्क्वायर, पाई टाइम्स आर स्क्वायर। अब देखें, एरिया फाइंड करने के लिए हमें रेडियस पर डिपेंडेंट होना पड़ रहा है, यानी अगर आप रेडियस को बढ़ाएंगे या उसको कम करेंगे तो रिस्पेक्टिवली आपका जो एरिया है वो भी बढ़ेगा या कम होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम एज अ फंक्शन देख सकते हैं, क्योंकि आपका जो एरिया है वो डिपेंड कर रहा है रेडियस पर। ठीक है, ये बेसिकली आपका फंक्शन है। फंक्शन को ही देखने का एक और तरीका भी है, सम टाइम इसको दो सेट्स के दरमियान एक ख़ास तरह का रिलेशन भी कह दिया जाता है। मिसाल के तौर पर मैं दो सेट एक्स और वाई ले लेता हूँ, और एफ जो है वो फंक्शन को शो कर रहा है। एफ रिप्रेजेंट द फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई। ठीक है, एक्स और वाई के दरमियान एक रिलेशन है। रिलेशन कैसा होगा कि आपका जो ये फंक्शन है ना, जब ये इस एक्स के एलिमेंट्स पर अप्लाई हो तो रिजल्ट में हमें यूनिक वाई मिले, और ये काम फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स के लिए होना चाहिए। ठीक है, यानी कि इस सेट एक्स के तमाम एलिमेंट्स पर ये फंक्शन अप्लाई हो और रिजल्ट में हमें वाई का एक यूनिक एलिमेंट दे, जिसको हमने वाई का नाम दिया, जनरली लिख दिया। ठीक है, इसको कहते हैं जी फंक्शन। अब इसमें एक दो छोटी छोटी बातें हैं समझने वाली, वो भी देख लें आप। इसमें ये जो x है ये ऑफ कोर्स वेरिएबल है ना, x का एलिमेंट है तो उसको हम एज अ वेरिएबल दिखेंगे। ये बेसिकली आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, कौन सा वेरिएबल होता है ये? इंडिपेंडेंट, क्योंकि ये किसी पर डिपेंड नहीं करता। बट ऑन द अदर साइड आपका ये जो y है दैट इज़ अ डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये डिपेंड किस पर करता है जी? आपके x पर। ये ऐसे ही है ना, आपने ये फंक्शन को इनपुट दिया x, फंक्शन उस पर कुछ प्रोसेस किया और रिजल्ट में आपको y दे दिया। ठीक है, x को इनपुट भी कह लेते हैं और y को जो है ये आउटपुट भी कह लेते हैं। ठीक है, फंक्शन इज जस्ट लाइक अ मशीन। तो आई होप कि आपको यहाँ तक जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। अब देखें, ये जो हमने दो सेट्स लिए हैं ना, x सेट, इसको कहते हैं ये जी फंक्शन की है डोमेन। ठीक है, जो आपका सेट x है इसको फंक्शन की डोमेन कहते हैं, और आपका जो सेट y है इसको कहा जाता है जनरली कोडोमेन। तो क्या कहते हैं? कोडोमेन कहते हैं। लेकिन y के वो तमाम एलिमेंट्स, यानी कि ऐसे तमाम y जिनके पीछे कोई ना कोई x मौजूद हो, उसका जो एक सेट बनेगा उसको रेंज कहते हैं, यानी कि सेट ऑफ ऑल आउटपुट्स। ये जो आपकी डोमेन होती है ये सेट ऑफ ऑल इनपुट्स होती है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर जी, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट्स, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट्स जो होती हैं उसको डोमेन कहा जाता है। और इसी तरह से आपकी जो रेंज होती है ना किसी फंक्शन की, वो होती है सेट ऑफ ऑल आउटपुट्स। आउटपुट का जो सेट आता है उसको रेंज कहते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है, रेंज होती है वो हमेशा सबसेट होती है कोड मेन की। ठीक है, इक्वल भी हो सकती है, वो एक पर्टिकुलर केस बन जाएगा फंक्शन का। सेट ऑफ ऑल आउटपुट्स, ये आपके पास रेंज होती है। ठीक है ना, किसी फंक्शन की रेंज को सेट ऑफ ऑल आउटपुट कहते हैं। ओके, सो अब आगे हम एक एग्जांपल करते हैं, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। एग्जांपल लेट्स से जी मैं आपके सामने फंक्शन लिख देता हूँ एक, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ऑफ कोर्स बाय डेफिनेशन होगा, और इसको मैं डिफाइन करता हूँ जी 4 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट। ये एक फंक्शन आपके सामने मौजूद है, हमें इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो पहले डोमेन फाइंड कर लेते हैं। देखें, डोमेन मैंने आपको ऊपर बताया ना, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट्स हैं,
यानी कि जितनी भी पॉसिबल नंबर जो हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। तो देखें अगर मैं इसको 5 इंसर्ट करता हूँ मिसाल के तौर पर, तो आपके पास क्या बनेगा 4 - 5 दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। स्क्वायर रूट में माइनस आ गया तो ये अनडिफाइंड हो गया, ठीक है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इसलिए हम -5 इंसर्ट नहीं कर सकते, 5 इंसर्ट नहीं कर सकते क्योंकि 4 - x है ना यहाँ पर। इसके अलावा और भी कई ऐसे नंबर होंगे जो हम इसमें इंसर्ट नहीं कर सकते। तो हमें बेसिकली क्या करना है, इन स्क्वायर रूट है इसके अंदर पॉजिटिव नंबर लेके आना है, ये 0 भी हो सकता है। तो उसके लिए हमें छोटी सी इनइक्वालिटी है, इसको सोल्व करना पड़ेगा। 4 - x ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, देन ही आपका ये फंक्शन है वर्क करेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। सिंपली x दूसरी तरफ चल जाएगा, 4 इज ग्रेटर आर इक्वल टू x या फिर x लेस आर इक्वल टू 4। ये दरअसल आपकी डोमेन है। इसको आप इंटरवल की सूरत में कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। सॉरी, आपने वो नंबर लेने हैं जो 4 से छोटे हैं या 4 भी इटसेल्फ भी। तो ये -∞ से स्टार्ट होकर 4 तक आ जाएगा, 4 पे क्लोज्ड इंटरवल, यानी कि 4 भी इसमें इंक्लूड होगा। तो ये दरअसल आपके फंक्शन की डोमेन है। इसको समटाइम डी सबस्क्रिप्ट में f से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट चलते हैं हम इस फंक्शन की रेंज पर, यानी इस डोमेन से जितने भी हम एलिमेंट्स हैं वो पुट करें तो पॉसिबल आपके आउटपुट्स क्या हो सकते हैं, ठीक है। इसका एक तो तरीका ये है कि आप फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन फाइंड करें। ये जो आपका f(x) है ना, आप f इन्वर्स ऑफ x फाइंड कर लें, और f इन्वर्स x की जो डोमेन होगी, चूँकि डोमेन कंपैरेटिवली कंप्यूट करना ईजी है, f इन्वर्स ऑफ x की जो डोमेन होगी वो इसकी रेंज होगी, ठीक है, और उसकी जो रेंज होगी वो इसकी डोमेन होगी, वाइस वर्सा होता है। एक और यहाँ पर तरीका ये भी है आसान कि आप डोमेन के लास्ट वाले जो एलिमेंट है ना वो इसमें पुट करके देख लें, इससे भी आपको फंक्शन का बिहेवियर पता चल जाता है सम टाइम। तो -∞ या इन्फिनिटी पुट करें तो ऑफ कोर्स ये सारा इन्फिनिटी हो जाएगा। तो एक साइड हमें पता चलेगी भी, एक साइड तो इन्फिनिटी ही आएगी, ठीक है। दूसरी साइड कैसे पता चलेगी, 4 इसमें इंसर्ट करें। मैं यहाँ पर आपको रफली करके दे देता हूँ जी। 4 पुट करेंगे तो 4 - 4 दैट इज इक्वल टू 0। अब देखें इसमें और क्या आ रहा है नंबर जी, 4 के अलावा दूसरी तरफ जाना है, पीछे वाली तरफ 3 आ जाएगा। इसमें 3 पुट करें तो क्या आंसर आ जाएगा आपके पास, 4 - 3 दैट इज इक्वल टू 1। अल्टीमेटली 1 आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। तो देखें इसमें हमें ये पता चला कि 0 से नीचे कोई नंबर नहीं जा सकता, ठीक है ना, नेगेटिव साइड पर नहीं जा सकता। तो यहाँ से हम इसकी जो रेंज है वो भी लिख सकते हैं जी, रेंज ऑफ द फंक्शन f दैट इज इक्वल टू 0 आपका इंक्लूड होगा, चूँकि 0 हमारा आंसर आया है, और इन्फिनिटी तक जितना आप बड़ा नंबर पुट करते जाएंगे, इस केस में आप जितना मर्जी माइनस में जैसे जैसे जाते जाएंगे वो इन्फिनिटी के करीब आता जाएगा, ठीक है। तो ये आपके फंक्शन की डोमेन है इस फंक्शन की, ये आपके फंक्शन की रेंज है। आई होप कि अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। अब इसी से रिलेटेड नेक्स्ट हम एक्सरसाइज जब करेंगे उसमें भी एक आधा क्वेश्चन देख लेंगे मज़ीद आपको, ताकि समझ लग जाए। अच्छा जी, ये डोमेन रेंज हो गया। नेक्स्ट हमारा एक छोटा सा टॉपिक है जी, ग्राफ क्या होता है, किसी फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, ये कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है, इसको इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 4 में इन डिटेल सीखेंगे। अभी जस्ट मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ जी। फर्स्ट करें आपका फंक्शन जो है उसको हम एज यूजुअल y इज इक्वल टू जैसे f(x) से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका ग्राफ बेसिकली ना आपके पास जो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, मैं मिसाल के तौर पर 2 डायमेंशन जैसे बात करता हूँ, इसके बारे में ऑलरेडी आप स्टडी कर चुके होंगे। एक हॉरिजॉन्टल डायमेंशन होती है और दूसरी वर्टिकल होती है। हॉरिजॉन्टल को x एक्सिस और वर्टिकल को y एक्सिस कह दिया जाता है, ठीक है। तो देखें ये y इज इक्वल टू f(x), इसका ग्राफ बेसिकली इस प्लेन के अंदर वो तमाम पॉइंट्स होते हैं ऑर्डर पेयर सच दैट x, f(x), x जो आपके इनपुट्स हैं जो कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन से आएंगी, और जो f(x) हैं वो वर्टिकल लाइन से आएंगी जो कि आउटपुट्स होंगी, सच दैट x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन, ठीक है। ये एक सेट बनेगा, ऑफ कोर्स इसमें इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ही होंगे। तो ये आपका जो है ग्राफ की डेफिनेशन है। छोटी सी एग्जांपल करते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। तो y इज इक्वल टू f(x) जैसे मैंने लिया था, मैं फंक्शन को ज़रा चेंज करके y इज इक्वल टू आपके सामने 2x कर देता हूँ मिसाल के तौर पर, ठीक है। अगेन मैं ड्रा करता हूँ, बल्कि इसमें ही लिख लेते हैं, इसको कर लेते हैं y इज इक्वल टू 2x। अब देखें इसकी आपको डोमेन और रेंज सिंपल है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर इसकी डोमेन है। आप जो मर्जी रियल नंबर पुट करें कोई ना कोई आउटपुट आ जाएगी, और सेट ऑफ ऑल रियल नंबर इसकी रेंज है, ठीक है। देखें ना, ये सेट ऑफ ऑल रियल नंबर डोमेन, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर रेंज।
अब आपने क्या करना क्या है इस केस में, इनपुट कोई भी एक ले ले, मैं 0 ले लेता हूँ, x जो है ये 0 ले लेता हूँ। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 2 टाइम्स 0 क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से मैं एक और इनपुट ले लेता हूँ, लेट्स से मैं 1 ले लेता हूँ, क्योंकि कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं ना, आप जो मर्जी ले, मैं 1 ले रहा हूँ। जब इसमें पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देखिए ना, x इज इक्वल टू मैंने 1 लिया तो y इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1 इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, 2 ऑर्डर पेयर हमारे पास बन गए हैं। इसी तरह से एक और बात मैं बता दूं, इसका जो ग्राफ है ना वो होता है दरअसल स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है वो भी आगे जाके हम सीखते हैं। तो स्ट्रेट लाइन जब भी आपने ड्रा करनी है ना, आपको सिर्फ 2 पॉइंट की जरूरत पड़ती है। हम लाइन ड्रा कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़रा एक और पॉइंट ले लेता हूँ जी, 2 ले लेता हूँ। उसके लिए फिर हम इधर वैल्यू पुट करेंगे, 2 टाइम्स 2 दैट इज़ 4। तो हमारे पास 3 ऑर्डर पेयर आ गए। अब इनको यहाँ पर पॉइंट आउट करें कहाँ कहाँ है। एक तो आपको ओरिजिन आ गया ना, बिल्कुल ओरिजिन 0 0 पॉइंट आ गया। दूसरा आपका यहाँ से 1 और यहाँ से लेट्स से ये पे 2 है, ये कह लीजिए। फिर ये लेट्स से 4 है और इधर से ये 2 है, उसको आप कुछ यहाँ पर रख लें। ठीक है, तो तीनों पॉइंट्स को मिलाने से आपके पास एक लाइन बनेगी और यही लाइन दरअसल आपका ग्राफ है y इज इक्वल टू 2x का। इस लाइन पर इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स आ रहे हैं, वो सब के सब इसमें इंक्लूड होंगे। ठीक है ना, और ये लाइन चलती जा रही है, सेगमेंट नहीं है, ये इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। जैसे जैसे आपकी x की वैल्यू वेरी करेगी, रिस्पेक्टिवली आपके y की वैल्यू भी कोई ना कोई आती रहेगी। तो ये y इज इक्वल टू 2x का ग्राफ है। इसी तरह से किसी भी फंक्शन का ग्राफ ड्रा किया जा सकता है। क्योंकि ये सिंपल फंक्शन था इसलिए हमने इसको ड्रा कर लिया है। कॉम्प्लिकेटेड जो फंक्शंस होते हैं ना, जिसमें कर्व्स बन रही होती हैं मुख्तलिफ तरह की, उनको ड्रा करने के लिए इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 4 में कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको सीखने के बाद फिर हम उस पर आएंगे। ठीक है, अभी तक हमने जो चीज़ सीखी है, सबसे पहले फंक्शन की डेफिनेशन थी, उसके बाद हमने डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट सीख लिया, और लास्ट पे हमने क्या सीखा है, आपके पास ग्राफ क्या होता है फंक्शन का। ठीक है, अच्छा जी, अब थोड़ा सा हम ना इसी से रिवर्स काम करने लगे हैं। आपके पास एक प्लेन मौजूद है, मैं यहाँ पर बना देता हूँ जी, 2 डायमेंशनल लेट्स से। इसके अंदर आपको कोई कर्व दी गई है। ठीक है, कोई भी कर्व दी गई है, मैं एक रफली स्केच कर देता हूँ यहाँ पर, लेट्स से जी कुछ इस तरह से। अब क्या इसको देख के भी बताया जा सकता है कि ये फंक्शन का ग्राफ है या नहीं, यानी हम रिवर्स जाना चाह रहे हैं इसमें। ठीक है, तो उसका तरीकाकार ये है, एक हमारे पास टेस्ट होता है जिसको कहा जाता है वर्टिकल लाइन टेस्ट। लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, दी वर्टिकल लाइन टेस्ट। ये टेस्ट हमें ये बताता है कि आपके पास कार्टेशियन प्लेन में जब कोई कर्व दी गई हो, क्या वो कर्व किसी फंक्शन का ग्राफ है। इसके लिए आपने क्या करना क्या है, वर्टिकल लाइंस लगानी है दरअसल आपने ना, ये देखें इस तरह से वर्टिकल लाइन आपने लगानी है, और वो वर्टिकल लाइन फंक्शन के या जो भी आपके पास कर्व गिवन है उस पर एक पॉइंट पर टच करनी चाहिए। जैसे यहाँ पर देखें ना, सिर्फ एक पॉइंट पर टच कर रही है, एक्स एक्सिस के अलावा। ये तो आपकी इनपुट है ना, एक इनपुट से आपके पास यूनिक आउटपुट आ रही है, जस्ट ये वाली। इसी तरह से ये इनपुट है, इस इनपुट के लिए आपके पास ये आउटपुट आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये जो हमने कर्व बनाई है ना, ये आपके पास फंक्शन का ग्राफ है, अनलेस के आगे किसी पॉइंट पे जाकर ये किसी 2 जगह पे टच ना कर जाए। ठीक है, इसी तरह से आपको मैं एक और मिसाल से बताना चाहूँगा फंक्शन का ग्राफ कौन सा नहीं है। ये लीजिए, ये आपके पास एक कार्टेशियन प्लेन आ गया। अब इसमें मैं एक और कर्व बना देता हूँ जी, लेट्स से कुछ इस तरह से, ये एक सर्कल है। अब देखें आप इस पर जब भी आप वर्टिकल लाइन लगाएंगे ना कहीं भी, ओके बरल्स एनीवेज, ये आपके पास एक इनपुट है, एक्स एक्सिस जो होता है, 2 आउटपुट आ गई, एक आउटपुट ये आ गई है, दूसरी आउटपुट ये आ गई है। इसका मतलब है जो आपके पास सर्कल होता है ना, वो फंक्शन का ग्राफ नहीं है। सर्कल जो है वो फंक्शन का ग्राफ आपके पास नहीं होता। ठीक है, बट ऑन दी अपोजिट साइड अगर आप सेमी सर्कल ले लेते हैं मिसाल के तौर पर, सेमी सर्कल भी आपने इस तरह से लेना है। ये आपके पास आ गया जी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इसमें मैं रफली सा एक सेमी सर्कल आपके सामने ड्रा कर देता हूँ। अपर हाफ में या लोअर हाफ में ले लें कुछ इस तरह से। ठीक है, अब आप इसमें देखेंगे ना, वर्टिकल लाइन जितनी मर्जी आप लगाते जाएं, वो एक पॉइंट पर ही इस कर्व को टच करेंगी। तो इसका मतलब है आपका जो ये सेमी सर्कल है ना, ये दरअसल आपका जो ग्राफ बन रहा है ये फंक्शन का ग्राफ है। आपको मैं इक्वेशन भी लिख देता हूँ, ऑफ कोर्स आप जानते भी होंगे। जनरली अगर आप देखें तो x² + y² इज इक्वल टू r²। ये कब होती है, जब आपका ओरिजिन जो है वो सेंटर आप उसको मान लें। ठीक है ना,
तो फॉर एग्जांपल इसका सेंटर वैसे ओरिजिन लग तो नहीं रहा, लेकिन आप अज्यूम करें ओरिजिन ये सेंटर इसका, तो आर स्क्वायर रेडियस है इसका, आर रेडियस है बेसिकली, ठीक है। तो ये आपके पास फंक्शन नहीं होता। बट ऑन द अदर साइड ये जो आपका फंक्शन ग्राफ बन रहा है ना, इसकी इक्वेशन मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर, दैट इज़ y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, या 1 माइनस क्या लें, आर स्क्वायर क्या लें, मैं फर्ज करता हूँ जी रेडियस 1 है, ठीक है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं। तो ये आपके पास दरअसल फंक्शन का ग्राफ है, फंक्शन है दरअसल ये, ठीक है। वर्टिकल लाइन टेस्ट से हमने इसको चेक भी कर लिया। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। क्या नाम है, वैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है ये कैसा फंक्शन है, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। सिंपली स्पीकिंग ऐसा फंक्शन जिसको हमने पीसीज में डिफाइन किया हुआ है, इसकी जो डोमेन है ना उसके हमने छोटे छोटे पीसीज बना दिए हैं और हर पीसीज की अलग डेफिनेशन है, ठीक है। यानी अच्छा इसकी सादा सी एग्जांपल, सबसे आसान एग्जांपल है ना, डेफिनेशन तो मैंने आपको रफली बता दी है। सबसे आसान एग्जांपल इसकी एक फंक्शन होता है जिसको कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स मॉडुलस ऑफ एक्स, ठीक है। ये आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन कहलाता है। और इसकी डेफिनेशन क्या होती है जी, आपके पास x एज इट इज़ कब आएगा, जब आपका x जो है वो पॉजिटिव हो, ये x इनपुट है और ये आपके पास x जो है ये आउटपुट है, ठीक है ना। और इस तरह से माइनस x के साथ कब लगाएंगे, जब आपने इनपुट में से कोई नेगेटिव नंबर सेलेक्ट कर लिया हो, ठीक है ना। यानी इन बहुत केसेस आपका आंसर जो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है ना। आप जब देखें मिसाल के तौर पर इसको मैं कंप्यूट करना चाहूँ तो 2 दैट इज इक्वल टू 2 ऑफ कोर्स, ठीक है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव है। -2 कह रहेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, क्योंकि इनपुट हमने नेगेटिव ले लिया तो माइनस एक बाहर भी लगा दें, साथ में -2 विच इज़ अल्टीमेटली 2, ठीक है। तो इसका अब मैं आपके सामने ग्राफ बना देता हूँ, फिर इसको मज़ीद कुछ एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो लीजिए जी आपके पास लेट्स से जी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया। अब आप देखें इसमें आप ना कुछ भी नंबर पुट कर सकते हैं, रियल नंबर से कुछ भी पुट कर सकते हैं, यानी इसकी जो डोमेन है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है, लेकिन इसकी रेंज है वो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स है, क्योंकि आपने देखा पॉजिटिव नंबर पुट करने से भी पॉजिटिव आंसर आया, नेगेटिव करने से भी पॉजिटिव आंसर आया, ठीक है ना। तो ये नेगेटिव साइड पर नहीं जा सकता। इसकी जो रेंज होगी वो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स होगी इंक्लूडिंग ज़ीरो पुट करेंगे तो 0 आंसर आ जाएगा, और जो इसकी डोमेन है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स आ जाएगी, ठीक है। तो इसका ग्राफ दरअसल ये बनेगा, आप देखें ना 1 ले रहे हैं 1 आंसर आ रहा है, कुछ इस तरह से माइनस वाली साइड पुट करेंगे वो भी आपका सेम ही ग्राफ बनेगा, ठीक है ना। आपकी वैल्यूज जो है वो सिर्फ अपर हाफ में रहेंगी, लोअर में नहीं जाएंगी, क्योंकि लोअर में आपका जो y है ना ये नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो होता है ग्राफ, इसको कहते हैं जी एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। और ये दरअसल पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन की एक सादा सी मिसाल है, यानी हमने डोमेन को 2 पीसीज में डिफाइन कर दिया, एक पीस ये वाला था और दूसरा पीस जो है वो ये वाला है। अच्छा हाँ, यहाँ पर एक चीज़ छोटी सी मिस हमने कर दी है, x ग्रेटर और इक्वल टू 0 भी लिख सकते नहीं है, लिखना चाहिए आपको, ठीक है ना। वैसे दूसरा भी डिफाइन हो सकता है, लेकिन जो इसकी डेफिनेशन है ना पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन में एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की, उसमें आप x ग्रेटर और इक्वल टू 0 लिख लें, ठीक है, क्योंकि 0 पर हमने फंक्शन डिफाइन करना है ना। ओके जी, अच्छा जी, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन की ही एक और एग्जांपल करते हैं। ये आपकी बुक में गिवन है, जो नेक्स्ट एग्जांपल हम करने लगे हैं, इससे मिलती जुलती एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन इससे मिलती जुलती एग्जांपल एक गिवन है। तो फंक्शन में डिफाइन कर रहा हूँ जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अच्छा पहले हमने 2 पीस देखे थे, अब 3 पीस देखते हैं जी। 1 आउटपुट में कब आएगा, अगर आपका जो x है दैट इज लेस देन -1, ठीक है ना। और इसी तरह से सेकंड पीस में हमारे पास x स्क्वायर आ जाएगा। x स्क्वायर कब आएगा, जब आपका जो x है दैट इज इन बिटवीन माइनस एंड 0 इंक्लूडिंग बोथ -1 एंड 0, ठीक है। और आपका सिंपली x आ जाएगा, खुद से डिफाइन कर रहे हैं हम फंक्शन को, जब आपका x ग्रेटर देन होगा 0 से, ठीक है। तो इसके लिए पहले मैं एक रियल लाइन स्केच करता हूँ और डोमेन के पार्ट्स करेंगे, फिर आपको आगे बताएंगे ज़रा किस तरीके से फंक्शन को हमने ड्रा करना है। लेट्स से जी आपके पास ये एक रियल लाइन है, ठीक है, और ये पॉइंट आपका मैं मिसाल के तौर पर ले लेता हूँ जी 0 पॉइंट है। इसी तरह से इसको मैं -1 कह देता हूँ, और बाकी 1 को ज़रूरत तो नहीं है ड्रा करने की, लेकिन चलिए
एक ये 1 है हमारे पास, ठीक है। ये आपके पास रियल लाइन है, इसको एक्स एक्सिस भी कह लेते हैं, हॉरिजॉन्टल। इसी तरह से एक मैं वर्टिकल लाइन भी अब यहाँ पर आपके सामने लगा देता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। ये आपके पास वाई एक्सिस है, ठीक है। अच्छा जी, देखें अब हमने फंक्शन डिफाइन कैसे किया है। सबसे पहले तो हमने करना है x लेस देन -1, यानी कि इस केस में आपका फंक्शन क्या होगा। ओके, लीजिए जी, इस जो आपका ये वाला पार्ट है -1 से लेफ्ट वाला सारा, उसमें फंक्शन आपका कैसा होगा। उसने कह रही है उसमें आपका फंक्शन है कांस्टेंट रहना और 1 ही रहना है, यानी अगर फर्स्ट करें 1 यहाँ पर ही है, यहाँ कहीं है, तो आपका फंक्शन 1 ही रहेगा, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन आएगी, 1 ही रहेगा, ठीक है। और दूसरी बात है कि यहाँ पर आपने x लेस देन -1 कहा है ना, ये वाला, तो एग्जैक्टली 1 पर डिफाइन नहीं है, और सॉरी -1 पर, तो यहाँ पर एक होल आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा जी, नेक्स्ट आगे देखें, आपका जो -1 से 0 के दरमियान, यानी कि -1 से 0 के दरमियान आपका जो फंक्शन है वो आपने कैसे डिफाइन किया है, x²। तो x² ना आप पैराबोला होता है, ये भी आगे जाके हम ग्राफ को इन डिटेल पढ़ेंगे। तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, इसमें 0 भी इंक्लूड है और ये वाला पॉइंट भी इंक्लूड हो जाएगा इसमें, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद x ग्रेटर देन 0 के लिए, यानी कि ये सारा जो पार्ट है इसके लिए फंक्शन का आपने कह दिया ग्राफ जो है वो x आइडेंटिटी फंक्शन इसको कहते हैं, ठीक है। यानी जो इनपुट होगी वही आउटपुट होगी। तो इसके लिए हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बनती है, ऊपर अभी हमने देखा भी है पिछले एग्जाम्पल में। तो ये जी हमारे पास बनेगा कुछ इस तरह से, ये वाला ग्राफ, ठीक है। तो 3 पीसीज में हमने फंक्शन को डिफाइन किया है। पहला था -1 और उससे छोटे जितने भी नंबर हैं उसमें क्या था, कांस्टेंट था। फिर -1 और 0 के दरम्यान पैराबोला बन रहा है, लेकिन छोटा सा पीस है हमारे पास। फिर 0 से बड़े जितने भी रियल नंबर्स हैं, 0 इंक्लूड नहीं है इसमें, यहाँ पर ना 0 इस पार्ट के लिए इंक्लूड नहीं है, उसके लिए आपके पास आइडेंटिटी फंक्शन, जिसको हम सिंपली x भी कह लेते हैं, ठीक है। तो ये आपकी एग्जाम्पल थी। नेक्स्ट एक 2 और एग्जाम्पल्स हमने इसकी करनी है, और 2 वो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। एक आपके पास जो उन दोनों में से पहली एग्जांपल है उसको कहते हैं जी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसमें भी हम पीसीज में डिफाइन करते हैं, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन की ही एक एग्जांपल है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। और इसी का ही एक और नाम ये भी, इसको समटाइम क्या लिया जाता है, इंटीजर फ्लोर फंक्शन, ठीक है। और इसकी जो डेफिनेशन है, लिखना कैसे इसको, f(x) इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट से मिलती जुलती ब्रैकेट है कुछ इस तरह से, ठीक है ना। अपर साइड से आपने इसको क्लोज नहीं करना, नीचे वाली साइड से एडजस्ट करना है। तो इसको कहते हैं जी ये आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इसका काम क्या है वो भी देख लीजिए। आप इसमें जो भी वैल्यू पुट करेंगे ना, फॉर एग्जांपल जी सिंपली मैं यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो ऑफकोर्स 1 ही आएगा, लेकिन फ़र्क कब पड़ेगा जब आप इसमें कोई ना फ्रैक्शनल पार्ट पुट कर देंगे, यानी कि डेसिमल जो इंटीजर होता है, इंटीजर तो नहीं इसको कहेंगे, डेसिमल नंबर कोई, यानी कि मैं लेट से 2.3 पुट करता हूँ इसमें, तो ये हमें आंसर में देगा जी 2, ठीक है। यानी कि उसको एग्जैक्ट इंटीजर बना देगा और जो उससे छोटा इंटीजर होगा वो वाला, ठीक है। इसी तरह से मिसाल के तौर पर मैं 0 लेता हूँ तो वो ऑफकोर्स 0 ही आएगा, एग्जैक्टली इसने इंटीजर बनाना है और छोटा वाला इंटीजर बनाना है, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे देख लें, आप -1.1 ले लें आप। अब इससे छोटा इंटीजर -1 नहीं है, -2 है, ठीक है ना, क्योंकि माइनस में जो अपोजिट हो जाता है काम। इसी तरह से आप लेट्स से जी कोई नंबर आप लेट्स से -3 ले लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इंटीजर है तो ये -3 ही रहेगा। अब इसका जो ग्राफ होता है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है, उसको थोड़ा समझिए ज़रा। लीजिए ये हमने कार्टेशियन प्लेन बना लिए कुछ इस तरह से, और अब हम इस पर नंबरिंग भी कर देते हैं आसानी के लिए, 1 2 लेट्स से ये 3, इसी तरह से यहाँ पर भी 1 2 लेट्स से ये 3 1 2 ही रहने दें, यहाँ पर भी 1 और 2 लेट्स से ही रहने दें। अब देखें ना, उसने कहा है कि आपने जो नंबर्स जो है ना कोई भी पुट करना है 1 से लेकर 1.9999 तक, जो भी आप नंबर पुट करेंगे आपका आंसर जो है वो अल्टीमेटली 1 ही रहेगा, ठीक है। 1 से लेकर 1.999 तक जो भी आप वैल्यू पुट करेंगे आपका आंसर क्या रहेगा, कुछ इस तरह से, ठीक है।
एग्जैक्टली 1 पर भी 1 रहेगा, और इधर से एग्जैक्टली 2 नहीं होना, इसने 1.99999 तक होगा, ठीक है ना, यानी कि 2 पर डिफाइंड नहीं है, और 2 फिर आगे चला जाएगा। फिर आप 2 पुट करेंगे, वो कुछ इस तरह से स्टेप बन जाएंगे, और आगे वो 2.9999 तक वैल्यू उसकी ये वाली 2 ही रहेगी, इसके लिए 1 नहीं रहेगी। अच्छा जी, यहाँ पर आ जाएँ तो मैं थोड़ा कलर भी चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए जी, इस तरह से 0 पर 0 रहेगी, 0.1 पर भी 0, 0.2 पर भी 0, चलते 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 0.99999 तक 0 ही वैल्यू रहेगी। जब आप 1 पर जाएंगे तो ये शिफ्ट करके ऊपर इधर पहुंच जाएगा, ठीक हो गया ना। इसी तरह से नेगेटिव साइड पर भी आ जाए, वहाँ पर भी ऐसे ही काम करेगा ये। देखें, आप वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, एक्स एक्सिस आपका बेसिकली -1, -1 पर -1 वैल्यू दे रहा है। -1 से आप आगे चलते जाएँ तो वहाँ पर भी देखेंगे आप क्या वैल्यू देगा, कुछ इस तरह से इसका ग्राफ बन जाएगा, इस तरह से, ठीक है। देखें, आप वैल्यू जो है वो दे रहे हैं जी, लेट्स से यहाँ पर आ रही है -0.9, ठीक है, तो उसके लिए भी आपका आंसर -1 ही रहेगा। -0.5 दे रहे हैं, उसके लिए भी आपका आंसर 1 ही रहेगा। अब जैसे ही आप -1.1 पे शिफ्ट होंगे, थोड़ा सा इधर आगे इधर करके शिफ्ट होंगे, तो आपका जो वो नीचे चल जाएगा -2 पे। ये देखें ना, ये हमने किया भी था, एग्जैक्टली -2 पे डिफाइन नहीं है, और ये बन जाएगा कुछ इस तरह से। देखिए ना, ये माइनस आपका 2 है, -2 पे भी 2 आ जाएगी, -1.9 पे भी 2, -1.8 पे भी 2, -1.1 पे भी 2, -1.00001 पर भी 2, और कुछ इस तरह से, ठीक हो गया। ये था जी हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, या इसको कह दिया जाता है इंटीजर फ्लोर फंक्शन। अच्छा जी, इसी के एक ऑपोजिट भी फंक्शन है जिसको हम कहते हैं, नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन है, दैट इज लीस्ट इंटीजर फंक्शन। वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था, ये आपके पास है जी लीस्ट इंटीजर फंक्शन, ये उससे टोटली ऑपोजिट है, लीस्ट इंटीजर फंक्शन। अब देखें, ऊपर उसमें क्या था, 2.3 पुट किया था, आपका आंसर 2 आ रहा था। अच्छा, इसमें ब्रैकेट भी थोड़ी सी चेंज करनी है, आपने ऊपर वाली साइड क्लोज करनी है, नीचे वाली वैसे ही रहने देनी है, ठीक है, इस तरह से। अच्छा जी, उसमें 2.3 करने से क्या आ रहा था, 2 आ रहा था, इसमें आप 2.3 करेंगे तो आपके पास 3 आंसर आएगा, यानी कि जो बड़ा इंटीजर होगा ना उससे वो आ जाएगा। इसी तरह से आप 0 पुट करें, ऑफकोर्स 0 ही आएगा। माइनस में आ जाएं तो माइनस में आप जब -2.1 पुट करेंगे ना, तो ये आ जाएगा जी -2 चूँकि बड़ा है ना -2.1 से, तो इसलिए -2 आ जाएगा। अब डायरेक्टली मैं चलता हूँ जी इसके ग्राफ पर, वो भी थोड़ा सा इससे डिफरेंट है, अभी देख लेते हैं जी। अच्छा, वेल सो देखें जी, यहाँ पर मैं नंबरिंग ज़रा क्विकली कर लेता हूँ जी। 1 और 2 दो ही काफ़ी हैं, यहाँ पर भी 1 और -1 -2, ये 1 2, नीचे वाली साइड पर भी -1 और -2। अब देखें, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग क्या होनी है, चेंजिंग इसमें ये होगी कि आपने जब वैल्यू पुट की ना 0 से लेकर 1 तक, ये देखें ना, ये सारी वैल्यूज़ जो हैं 0 से 1 तक हैं, आप जो भी वैल्यू पुट करें आपका आंसर क्या आएगा, आंसर आपका 1 आ जाएगा। तो ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, यहीं पर होल आ जाएगा, और ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। देखिए ना, एग्जैक्टली 0 नहीं, 0 के जितना करीब जाते जाएंगे आपका आंसर 1 रहेगा। एग्जैक्टली 0 पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा, और यहाँ पर एक होल बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर एक होल बन जाएगा, और ये साइड जो है, और इसी तरह से नीचे आप आ जाएं, वहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही बिहेवियर रहेगा फंक्शन का, कुछ इस तरह से, ठीक है ना। आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। ये 0.1 है, ये 2 है, इसी तरह से ये -1 है, ये -2 है, ये 0 है, 1 2 -1 -2। अब देखें ना, आपने 1 पुट किया ना तो 1 से 1 नहीं आएगा, ठीक है। जैसे ही आप 1 से थोड़ा सा आगे शिफ्ट होंगे, 1.1 पे जाएंगे ना, तो आपने डायरेक्ट ऊपर पहुंच जाना है, यहाँ पर आपका आंसर क्या है 2। 1.3 पुट करें 2, 1.4 पुट करें 2, 2 पुट करें 2, लेकिन जैसे ही आप 2 से थोड़ा सा आगे होंगे ना 2.1 पे, वो आपका यहाँ कहीं बन जाएगा, कुछ इस तरह से, ठीक है ना। आंसर आपका 3 आ जाएगा उस केस में, ठीक है। तो ये आपका जो ग्राफ है, ये है लीस्ट इंटीजर फंक्शन, या इसको इंटीजर सीलिंग फंक्शन भी बोल दिया जाता है। और ये दोनों बड़ी मशहूर एग्जांपल्स हैं आपकी पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन की, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, डेफिनेशन है एक छोटी सी,
इवन एंड ओड फंक्शंस। आपके जो फंक्शन है, जैसे नंबर होते हैं ना आपके, इवन भी होते हैं ओड भी होते हैं, इसी तरह से फंक्शन को भी हम इवन और ओड में कैटेगराइज कर सकते हैं, इवन एंड ओड फंक्शंस। कोई भी फंक्शन, लेट्स से जी मैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स से चूँकि इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो मैं लिख लेता हूँ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन। ये फंक्शन इवन कब होगा? जब आप x की जगह माइनस एक्स इंसर्ट करें, x लिख लें या माइनस एक्स लिख लें, आपका जो आंसर है दैट मस्ट बी एफ ऑफ एक्स। ठीक है ना, यानी कि माइनस एक्स और x से आंसर आपका सेम आना चाहिए, इसका मतलब ये है। देन आपका जो फंक्शन है वो इवन फंक्शन कहलाएगा। लेकिन अगर आपने माइनस एक्स पुट किया लेकिन आपका जो आंसर आया वो दैट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया, इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहते हैं जी? इसको कहा जाता है ओड फंक्शन। ऊपर वाला इवन था, ये वाला जो फंक्शन आपका ओड है। इसको ज़रा हम देखते हैं थोड़ा सा ना ग्राफिकली, इसको ग्राफिकली कैसे देखा जा सकता है। तो मैं प्लेन ड्रा करके उसमें से आपको बताता हूँ आगे। लीजिए जी, ये हमारे पास प्लेन है और आपने x कोई भी रियल नंबर यहाँ से पुट किया, लेट्स से जी आपका आंसर यहाँ पे ही आ गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, माइनस एक्स आपने पुट किया, जनरली लिख सकते हैं ना इसको, x से और माइनस एक्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, आंसर आपका फिर वही सेम आ गया इस तरह से। ठीक है, तो ग्राफ लेट्स से जी आपका कुछ इस तरह से बन गया। ये देखो मोड ऑफ एक्स, वो दरअसल इवन फंक्शन होता है, जो आपका मोड ऑफ एक्स है ना वो इवन फंक्शन होता है। तो देखें ये जो आपका इवन फंक्शन होगा ना वो हमेशा सिमेट्रिक होगा जी अबाउट वाई एक्सिस के। ठीक है ना, वाई एक्सिस के अलोंग आप उसको मूव करते हैं ना, अगर बेसिकली वाई एक्सिस के इस तरफ भी वैल्यू वही होंगी, वाई एक्सिस के लेफ्ट और राइट दोनों पे वैल्यू सेम होगी। तो ये दरअसल होता है सिमेट्रिक अलोंग वाई एक्सिस, मिरर इमेज यानी कि इसका सेम होगा अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, ये निशानी है जी इवन फंक्शन की। एक एग्जांपल सिंपल सी, आप एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ले लें एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपका इवन फंक्शन है, यानी कि आप एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करें ना तो अल्टीमेटली आपका आंसर क्या आ जाएगा? माइनस एक्स का स्क्वायर, दैट इज अल्टीमेटली इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका पैराबोला टाइप्स बनती है। तो ये आपका दरअसल होता है इवन फंक्शन, और इसका नाम भी इवन इसलिए है क्योंकि आप एक्स की जब भी इवन पावर लेंगे ना तो आपका वो फंक्शन बनेगा इवन। ओड पावर लेंगे तो आपका माइनस बाहर आ जाएगा, आप जानते हैं। अगर यहीं क्यूब होता तो माइनस ने बाहर आ जाना था। तो वो चूंकि पावर ओड से जो फंक्शन जनरेट होता है उसको हम ओड फंक्शन कहते हैं। ठीक है ना, और ये चूंकि अलोंग आपने देख लिया सिमेट्रिक होता है अलोंग वाई एक्सिस। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी अपना ओड फंक्शन। लीजिए ये मैंने यहाँ पर प्लेन ड्रा कर दिया और इस प्लेन में एक मैं ग्राफ है फंक्शन का एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। इसको यहाँ पर मैं ड्रा कर देता हूँ आपके सामने, डायरेक्टली लिख देता हूँ। इसका जो ग्राफ होता है दरअसल तो कुछ इस तरह से होता है, ओरिजिन से पास होके इस तरह से। ये रफ सा मैंने बना दी है, कुछ इस तरह से इसकी शेप होती है। ठीक है, अच्छा जी, ये जो होता है ना ओड फंक्शन वो हमेशा सिमेट्रिक होगा अबाउट ओरिजिन। ठीक है ना, सिमेट्रिक क्या होगा? अबाउट ओरिजिन, यानी कि एक जो पॉइंट यहाँ पर लेट्स से मैं एक्स लेता हूँ, यहाँ पर माइनस एक्स ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल, इक्वल डिस्टेंस में होंगे ऑफ कोर्स दोनों ओरिजिन से। तो ये सिमेट्रिक होगा जी अबाउट ओरिजिन, कुछ इस तरह से। ठीक है ना, आप 180 डिग्री इसको मूव करें ना जब ऐसे, तो आपका फिर वही ग्राफ बन जाएगा। ठीक है ना, तो दिस इज ऑल अबाउट द इवन फंक्शंस एंड ऑड फंक्शंस। प्रैक्टिस के लिए आपके पास जो एक्सरसाइज है वहाँ पर क्वेश्चंस मौजूद है, अभी हम लास्ट पे इंशाल्लाह उनको भी देख लेंगे। तो नेक्स्ट आ गए हमारा आज का आखिरी जो टॉपिक है, उसमें हम कुछ कॉमन फंक्शंस पढ़ लेते हैं। कुछ फंक्शन की जो सिंपल सी टाइप्स हैं उनको ज़रा क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। सम कॉमन फंक्शंस। अच्छा जी, ये आगे बुक में भी इन डिटेल मौजूद हैं, तो ज़रा क्विकली हम इनको देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है जी लीनियर फंक्शन। लीनियर मीन स्ट्रेट, नाम से ही पता चल रहा है एक ऐसा फंक्शन जिसका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन बने। मैथमेटिकली हमने इसको कैसे ऑब्जर्व करना है, कोई लीनियर फंक्शन कब होगा? वो जब वो इस तरह की फॉर्म का हो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। पावर्स 1 होनी चाहिए, वेरिएबल्स की पावर जब 1 होंगी ना तो इसको लीनियर फंक्शन बोलते हैं। ठीक हो गया।
इसमें भी मज़ीद डिटेल है। आपका जो सी होता है ये वाई इंटरसेप्ट होता है, लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर वाई इंटरसेप्ट, और जो एम होता है ये दरअसल स्लोप होती है इस लाइन की, ठीक है ना। अगर आप एम को लेट से 0 कर दें तो 0 कब होगी किसी भी लाइन की स्लोप, जब वो आपके पास जो लाइन होती है दैट बिकम्स हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल लाइन की आप जानते हैं स्लोप जो है वो 0 होती है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कांस्टेंट फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है ना। तो सिंपली जब आप m0 पुट करेंगे तो पीछे हमारे पास क्या बचेगा, y = c बचेगा, ठीक है। तो ये दरअसल कांस्टेंट जो आपके पास है फंक्शन बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर लीनियर होने के लिए आपके पास m और c जो है वो नॉन ज़ीरो होने चाहिए। c में भी 0 हो सकता है, c 0 होगा तो हमारे पास m 1 हो और c 0 हो। लेट्स से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ m = 1 c = 0। तो इस केस में आपका जो फंक्शन है दैट बिकम्स आइडेंटिटी फंक्शन, और या इस तरह से होगा, ठीक है। तो ये दरअसल आपके पास है लीनियर फंक्शन। इसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, डिपेंड करता है आपकी m की वैल्यू क्या है। तो अगर मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो वो भी किया जा सकता है। क्विकली देख लेते हैं इसको ज़रा। कार्टेशियन प्लेन आ गया, इसकी वैल्यूज़ होंगी जी कुछ इस तरह से, ये आपका ग्राफ हो सकता है। इसी तरह से ये हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द स्लोप क्या है आपके पास, कुछ इस तरह से ग्राफ हो सकता है। रहेगी स्ट्रेट लाइन, कुछ इस तरह से हो सकता है। और अगर आपका m 0 हो गया तो सिंपली आपके पास क्या होगा, सिंपल एक कांस्टेंट बचेगा आपके पास, और वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ठीक है जी, बिल्कुल इस तरह होगा, ठीक है। तो ये आपका था लीनियर फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है दैट इज़ दी ओके सेकेंड पे हम पढ़ने लगे हैं जी पावर फंक्शन। ये भी सिंपल आपको नाम से ही पता चल रहा है, कुछ ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अभी जो हम फंक्शन पढ़ रहे हैं ना, ये आपने बस इनको रिमेंबर रखना है, ठीक है। कुछ ज़्यादा इसके बारे में डिटेल ना भी पता हो तो चलेगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आपको पता चलना चाहिए कौन सा फंक्शन कौन सा है, किसकी निशानी क्या है। तो f(x) = किसी भी वेरिएबल की जब पावर में कोई नंबर आ जाए ना, x की पावर लेट से जी a, और a यहाँ पर ऑफ कोर्स कोई ना कोई कांस्टेंट है, ठीक है, नॉट अ वेरिएबल, a इज़ अ कांस्टेंट। इस तरह के फंक्शन को आप पावर फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। x की पावर 1 हो तो आपके पास आइडेंटिटी फंक्शन हो जाएगा अल्टीमेटली, ये 2 हो जाए तो पैराबोला बन जाएगा। बुक में आपको ग्राफ गिवन है तमाम के लिए, 3 हो तो उसका भी ग्राफ आपके पास बुक में गिवन है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में इसके लिए ज़्यादा डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है। पावर फंक्शन था। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी, इस थोड़ा सा जनरल कर देंगे बात को, पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल से आप पावर फंक्शन भी बना सकते हैं सॉरी, और पॉलिनोमियल फंक्शन से आप वो लीनियर फंक्शन भी बना सकते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन भी बना सकते हैं, ये सब फंक्शन बना सकते हैं। तो पॉलिनोमियल फंक्शन दरअसल ऐसा फंक्शन होता है, मैं आपके सामने लिख देता हूँ। अच्छा जी, पॉलिनोमियल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म आ रही है, an x⁻n प्लस an-1 x⁻n-1 प्लस चलते जाइए a1 x आ जाएगा x⁻1, और इसी तरह से a0 और x⁻0 जो कि 1 हो जाएगी, लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जितने भी a's है ना, ai's an, an-1, an-2, ये सब के सब हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है, रियल कांस्टेंट इनको कहा जाता है। और n जो है ये आपके पास एक पावर्स में आ रही है, तो ये हमेशा हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, लिख लेते हैं n जो है दैट मस्ट बी नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। इसको कहा जाता है जी पॉलिनोमियल फंक्शन है, और इसमें अब आप इसको सारा कुछ बना सकते हैं। अगर आप जैसे ये वाला पार्ट ले लें, a1x प्लस a0, बाकी सारे को छोड़ दें, मैक्सिमम पावर जब आपके पास 1 हो तो ये कौन सा फंक्शन बनेगा, लीनियर बन जाएगा। और अगर आप इसमें से मज़ीद ये करें, a0 को 0 कर लें, a1 को 1 कर लें, बाकी सारे 0 कर दें, ये आपके पास आइडेंटिटी फंक्शन बन जाएगा। पावर फंक्शन बनाना है तो ये सारे ख़त्म कर दें, an को 1 कर दें, n की कोई भी आप नॉन नेगेटिव इंटीजर ले लें, तो ये पावर फंक्शन बन जाएगा। तो इससे आप सारे फंक्शन दरअसल जब भी तो पीछे हम पढ़ चुके हैं वो बना सकते हैं आप इसको, ठीक है। n 1 हो ना इसमें, अगर n की मैक्सिमम पावर 1 हो तो इसको लीनियर कहते हैं, ये वाला n जो है। और अगर इस n की वैल्यू आपके पास मैक्सिमम वैल्यू 2 हो तो क्वाड्रेटिक कह लेते हैं, लिख लेते हैं हम यहाँ पर, इसको क्या कहते हैं जी, क्वाड्रेटिक। n की आपके पास वैल्यू 3 हो तो इसको हम सम टाइम क्यूबिक कह लेते हैं। इसी तरह से 4 हो, उसके भी आगे नेम्स हैं मुख्तलिफ। बहरहाल यहाँ तक ही काफ़ी है।
ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द पॉलिनोमियल फंक्शन। नेक्स्ट आप अगर अपनी बुक में देखें ना, बुक अच्छा सामने रखें, आप जब भी लेक्चर ले रहे हो तो बुक कोशिश करें आप सामने रखें। नेक्स्ट आपके पास रैशनल फंक्शन है, ज़ुबानी में आपको बता देता हूँ। रैशनल फंक्शन दरअसल होता है आपके पास, चलिए लिख लेते हैं जी, रैशनल फंक्शन। रैशनल जैसे रैशनल नंबर होता है ना, बिल्कुल वही डेफिनेशन है इसकी भी। एक ऐसा फंक्शन जिसको हम दो पॉलिनोमियल्स की फ्रैक्शन में लिख सकें, यानी कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई क्यू ऑफ एक्स, और ये दोनों पॉलिनोमियल होंगे। और ऑफ कोर्स यहाँ पर हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी, क्यू ऑफ एक्स जो है वो नॉन जीरो होगा, अदरवाइज तो खैर डिफाइंड ही नहीं ना हो सकता। क्यू ऑफ एक्स जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए और ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी कि जो भी इसकी डोमेन होगी ना, और ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर कह लें या डोमेन कह लें, चले हम आर ही कह लेते हैं, क्योंकि जो आपका पोलिनोमियल है इसकी डोमेन जो होती है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स होती है, ठीक है। रेंज भी इसकी सेट ऑफ रियल नंबर्स ही होती है, डोमेन और रेंज दोनों सेट ऑफ रियल नंबर्स होती हैं इस केस में। तो ये आपका था जी रैशनल फंक्शन। फ्रैक्शन है बेसिकली आपके पास दो पोलिनोमियल्स की, और जो डिनोमिनेटर में है वो हमेशा नॉन जीरो होना चाहिए, सिंपल। आगे अलजेब्रिक फंक्शन आ जाते हैं, वो भी आपको मैं ज़ुबानी चले इसको बता देता हूँ। अलजेब्रिक फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जिसको हम पोलिनोमियल से कंस्ट्रक्ट कर सकें, यानी दो पोलिनोमियल को आप ऐड अप करें, उनको सब्ट्रैक्ट कर लें, उनको मल्टीप्लाई कर लें, उनको डिवाइड कर लें, उनके स्क्वायर रूट्स ले लें पोलिनोमियल्स के, रिजल्ट में जो आपका फंक्शन बनता है उसको जनरली हम अलजेब्रिक फंक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। अलजेब्रा बेसिकली इन ऑपरेशंस का ही नाम है ना, आप ऑपरेट जो करते हैं, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सो ऑन। तो इस तरह के फंक्शन ऑपरेशन जब आप लगाएंगे ना पोलिनोमियल्स पर, रिजल्ट में जो आपके पास फंक्शन आएगा उसको कहेंगे अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है। तो हमारा जो सेक्शन 1.1 है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अब हम आ रहे हैं अपनी एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज है आपकी जी 1.1। तो इसके हम सिलेक्टिव क्वेश्चन कर लेंगे हर पार्ट में से, और बाकी जो क्वेश्चन है वो भी इसी से मिलते जुलते होंगे, फिर भी कोई मसला होगा तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन आपके पास जो है ना 1 से 6 तक, आपने उसमें डोमेन और रेंज सिंपली फाइंड करनी है, ठीक है। क्या फाइंड करनी है आपने? डोमेन और रेंज। और एक इसमें और कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है नेचुरल डोमेन का। नेचुरल डोमेन और डोमेन में खासा फ़र्क नहीं है। नेचुरल डोमेन जस्ट फंक्शन की जो नेचुरली डोमेन होती है वो होती है, और जो डोमेन है उसको हम बेसिकली ना रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। मिसाल से आपको समझा देता हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, तो आप जानते हैं इसकी डोमेन है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स इसकी डोमेन है, और ये दरअसल नेचुरली डोमेन है इसकी। लेकिन अगर मैं कह देता हूँ जी नहीं, मैंने इसको तमाम पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए डिफाइन करना है, तो कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं है मुझे। यानी कि 0 और इससे बड़े जितने भी रियल नंबर्स हैं उन तमाम के लिए मैं इस फंक्शन को डिफाइन करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस चूंकि हमने इसमें डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो इसको हम सिंपली डोमेन कहेंगे, ठीक है ना। नेचुरल डोमेन वो होती है जो नेचुरली फंक्शन की हो, यानी इस केस में सेट ऑफ रियल नंबर जो है वो नेचुरल डोमेन है, राइट। सो 1 to 6 में मैं क्वेश्चन नंबर 6 कर देता हूँ जी। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने क्या करना है, फंक्शन गिवन है, डोमेन और रेंज आपने फाइंड करनी है। तो सिंपली फंक्शन है जी आपके पास g ऑफ t दैट इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय t स्क्वायर माइनस 16। देखें क्या करना है जी, फंक्शन की हमने फाइंड करनी है डोमेन और रेंज। देखें डोमेन के लिए हमें यहाँ पर क्या चीज़ मसला कर सकती है, जो डिनोमिनेटर है ना वो हमारा नॉन ज़ीरो होना चाहिए। अगर वो ज़ीरो हो गया तो हमारी जो डोमेन है उसमें वो वाले पॉइंट्स जिसके लिए डिनोमिनेटर ज़ीरो हो रहा है वो मसला कर देंगे। तो सिंपली इसके लिए हमें क्या करना है, टी स्क्वायर माइनस 16 को 0 के इक्वल पुट करें और टी की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। जो वैल्यूज़ आएगी हमारे पास उसको हम माइनस कर देंगे इससे, ठीक है। तो सिंपली यहाँ से आप सोल्व आउट जब करेंगे, टी स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, फॉर्मूला लगेगा टी प्लस 4 टाइम्स टी माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0। क्योंकि दरम्यान में मल्टीप्लीकेशन है ना, तो टी प्लस 4 भी 0 के इक्वल हो सकता है, टी माइनस 4 भी 0 के इक्वल हो सकता है। तो दोनों को जब हम 1 by 1 पुट करेंगे तो टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, नहीं -4 भी आ जाएगा और +4 भी आ जाएगा। अब आप देखें ना -4 इसमें पुट करें आप टी स्क्वायर में, तो 16 माइनस 16 0 हो गया, गड़बड़ हो गई है, समथिंग ओवर 0 इट्स एक्चुअली इन्फिनिटी। तो जो आपके पास डोमेन है ना, अल्टीमेटली हमारे पास डोमेन ऑफ द फंक्शन g इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -4, 4।
इन दोनों के अलावा बाकी आप कुछ भी पुट कर सकते हैं इसमें। अच्छा, इसी बात को हम इस और तरह भी लिख सकते हैं, -∞ से लेकर -4 तक ओपन इंटरवल, इसी का यूनियन लें आप, फिर -4 से लेकर 4 तक ओपन इंटरवल, फिर अगेन यूनियन लें जी 4 से लेकर इन्फिनिटी तक। ये भी वे होता है लिखने का इसको ना, यानी कि -4 और 4 को हमने बस बाहर रखना है, उसका ये तरीकाकार है। ये है आपके फंक्शन की डोमेन। अच्छा जी, नेक्स्ट काम हमने करना है फंक्शन की रेंज फाइंड आउट करनी है। रेंज के लिए आपको मैंने ऑलरेडी तरीकाकार बताया हुआ है, या तो इन्वर्स फंक्शन फाइंड करें उसका, या दूसरा तरीकाकार ये है कि आपने जो डोमेन फाइंड की है ना उसके एंड पॉइंट इसमें पुट करके देख लें। तो देखें, इधर से हमें थोड़ा सा गैस करना पड़ेगा। आप देखिए -∞ यहाँ पर पुट करें, t² में नीचे -∞ बनेगा तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी एक्चुअली इक्वल टू 0, ऐसे ही है ना। तो आपके पास बेसिकली जब -∞ पुट करेंगे तो कुछ 0 बन जाएगा ऊपर, और इसी तरह से जब -4 पुट करेंगे, अच्छा -∞ इसमें हम एग्जैक्टली एक्चुअली पुट नहीं कर सकते, ठीक है ना, -∞ एग्जैक्टली पुट नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने एक गैस सजेस्ट करना होता है। इसमें -4 पुट करें या 4 पुट करें तो आंसर आपके पास नीचे 0 आ रहा है, तो समथिंग ओवर 0 दैट इज इन्फिनिटी, ठीक है ना। -4 जैसे एग्जैक्टली पुट करने से इन्फिनिटी आ गया, वो हमने इंक्लूड देखते हैं उसको करना है या नहीं करना। इसी तरह से 0 पर -∞ पर जब हम पुट करेंगे तो उसका भी अभी हमने देखना है। देखिए, इधर से अगर आप जनरली एक गैस करें ना इस फंक्शन के बारे में, तो ये 0 नहीं हो सकता कभी भी। 0 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि देखिए, आप जो भी वैल्यू पुट करेंगे ना डिनोमिनेटर में, क्योंकि हमारा वेरिएबल डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ है, आप जो मर्जी वैल्यू पुट करें, फ्रैक्शन हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, नेगेटिव इंटीजर हो, कुछ डेसिमल में जो भी हो, आपका आंसर 0 पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आप जो भी आंसर इसमें निकालना चाहें निकाल सकते हैं, इसके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी है, हम किसी और के बारे में कोई गारंटी नहीं कर सकते, ठीक है। तो रफ स्केच करने के बाद हमने ना इसकी जो रेंज है वो तमाम के तमाम रियल नंबर्स आ सकते हैं इसमें, ठीक है, लेकिन 0 पॉसिबल नहीं है, वो हमें इधर से साफ पता चल रहा है, ठीक है ना। 0 पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि 0 इसमें आ ही नहीं सकता किसी भी तरीके से। आप टी में जो भी वैल्यू डोमेन से पुट करें, चलें टी में 0 पुट कर लें, 2 ओवर -16 आ जाएगा, विच इज़ एक्चुअली इक्वल टू -1 ओवर 8, ये हमारी रेंज में शामिल है। टी में आप कुछ और पुट कर लें जी, 3 पुट कर लें तो 9 आ जाएगा, -16 -7 -2 ओवर 7, वो भी हमारी रेंज में शामिल है। तो 0 किसी तरीके से नहीं आ सकता, इसलिए हमने 0 को एक्स्ट्रा बाहर निकाल दिया, बाकी जो रियल नंबर्स बचे हैं वो इसकी रेंज आ जाएगी, ठीक है। बाकी जो इसके पार्ट हैं वो भी इसी तरीके से किए जा सकते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर आपका जो 7 और 8 हैं उसमें आपके पास गिवन है, क्या कहते हैं, कर्व्स गिवन है, आपने बतानी है वर्टिकल लाइन टेस्ट के ज़रिए कि आया ये कर्व्स जो आपके पास गिवन है ये फंक्शन का ग्राफ है या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जैसे ए पार्ट रफली मैं आपके सामने यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। कर्व जो गिवन है वो कुछ इस तरह से गिवन है। अब देखें, ये सिंपल बात है कि आप जो वर्टिकल लाइन लगाएंगे ना इस पर, तो ये तो इनपुट की वैल्यू हो गई, एक इनपुट के लिए हमारे पास 2 आउटपुट आ रही हैं, एक ये और एक ये, तो इसलिए ये फंक्शन का ग्राफ नहीं है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 का ही बी पार्ट जब आप देखेंगे वो हमारे पास ये देखें प्लेन के अंदर वो वैल्यूज़ जो आ रही हैं वो कुछ इस तरह से आ रही हैं। इस पर आप जहाँ मर्जी लाइन लगाएं जी, इस पर आप जहाँ मर्जी वर्टिकल लाइन लगाएं, आपका एक ही पॉइंट पर टच होगा, जितनी मर्जी लगा के देख लीजिए, एक्स एक्सिस के अलावा एक पॉइंट पर जस्ट टच हो रहा है, यानी कि एक इनपुट के लिए एक आउटपुट आ रही है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो बी पार्ट का जो भी फंक्शन बनेगा वो जो भी होगा, मतलब जो भी इसकी इक्वेशन बनेगी पीछे बैक एंड पर, वो फंक्शन का ग्राफ होगा, फंक्शन होगा वो, ठीक है ना। ग्राफ जो है ये फंक्शन का ग्राफ है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 आप उसको खुद चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट भी फंक्शन नहीं है, बी भी फंक्शन नहीं है, कर्व से आप देख भी सकते हैं। आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 9 से 14 तक कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन गिवन है, उसमें से भी हमको ये कर लेते हैं। कोशिश करें बुक अपने सामने रखें क्योंकि ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं 9 से 14 तक। तो मैं इसमें से 13 को सिलेक्ट कर लेट से कर लेता हूँ, 13 क्वेश्चन कर लेते हैं। स्टेटमेंट इसकी देखें ऊपर बुक पर, कंसिडर द पॉइंट एक्स वाई, एक ऑर्डर पेयर दिया गया है, लाइंग ऑन द ग्राफ ऑफ द लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। इसके ग्राफ पर ना एक पॉइंट है जिसको हमने एक्स कोमा वाई कह दिया, ये लाई कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट उसने क्या कहा जी, लेट एल बी द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट एक्स वाई टू द ओरिजिन। एक मिनट में जरा यहाँ पर ना कोशिश करता हूँ इस चीज़ को ड्रा भी कर दूँ। देखिए जी आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया,
इसमें y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? x आपका जब 0 है ना तो y ऑटोमेटिकली आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। x जब आपका -2 है, कुछ इस तरह इधर पड़ा हुआ है, तो y आपका 0 हो जाएगा। तो आपके पास जो स्ट्रेट लाइन दरअसल बनेगी ना, वो बनेगी जनाबे वाला इस तरह से, एंड सो ऑन आगे भी इस तरफ, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन बनी है। अब जो एक्स वाई है ना, ये इसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं ये पॉइंट पड़ा हुआ है। ये जो एक्स वाई पॉइंट है ना उसने दिया हुआ है, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है। हमने क्या करना है, इस स्ट्रेट लाइन का उसने कहा जी डिस्टेंस जो है ना वो एल से रिप्रेजेंट हो रहा है ओरिजिन से। लेट्स से जी एक्स वाई यहाँ कहीं पड़ा हुआ है, ठीक है। एल बी द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट एक्स वाई टू द ओरिजिन, राइट एल एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये है एल। अब हमने एल को एज अ फंक्शन ऑफ एक्स लिखना है, तो बेसिकली सबसे पहले तो हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे ना। यहाँ पर दो पॉइंट्स हैं एक्स वाई और एक 0 0 है, ओरिजिन पे 0 0 पॉइंट होता है ना सॉरी, ओरिजिन पे पॉइंट कौन सा होता है? 0 0। तो जस्ट हमने फार्मूला लगाना है जी x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस आपके पास आ जाएगा जी y माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। सोल्व आउट करें तो आपके पास क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है। बट उसने तो कहा हमें आपको जो चाहिए पॉइंट सॉरी एल जो चाहिए वो राइट एल एज अ फंक्शन ऑफ एक्स चाहिए, लेकिन हमारे पास तो यहाँ वाई भी आ रहा है, तो सिंपली वाई की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 पुट कर दें। यहाँ पर एक लाइन लिख सकते हैं आप, इंसर्ट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसको जब आप ओपन करेंगे ना स्क्वायर को, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख देता हूँ, आपका जो आंसर आएगा ना सब कुछ सोल्व करने के बाद वो आ जाएगा जी 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। तो यहाँ पर देखें जी एल आपका जो है वो इन टर्म्स ऑफ एक्स आ गई, यानी कि एल ऑफ एक्स एक्स पर डिपेंड कर रहा है ना बेसिकली, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। तो ये आपका इसमें आंसर आ गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर जो 14 तक है ना, सारे इसी से मिलते जुलते हैं। आपने उसमें ऐसा ही कुछ काम करना है, बाकी आप खुद कर सकते हैं, कुछ नहीं आएगा तो आप में से कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर जो हमने करना चाह रहे हैं 25 से 28 तक, और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अगले भी। क्वेश्चन नंबर है 25 से 28 तक, और मैं 28 ही कर देता हूँ। लेट्स से जी करना इसमें आपने ये है, आपके पास ग्राफ द पीस वाइज फंक्शन, ठीक है ना, यानी कि मेरे पास एक फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और नीचे आपके पास है जी 2। एक्स स्क्वायर प्लस 1 कब है, जब आपका x ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, और 2 कब है, जब आपका x लेस देन 0 है। सिंपली इसका आपने ग्राफ बनाना है, सिंपल है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे पहला काम तो भाई आप एक कार्टेशियन प्लेन बना लें, उसके बाद अपनी डोमेन कौन सी आपकी कहाँ से उसने ब्रेक किया हुआ 0 पे, यानी कि एक ये वाला पार्ट है 0 को इंक्लूड करते हुए, एक ये वाला पार्ट है। अच्छा आप देखें, आप जो आपका पार्ट है ना जो नेगेटिव वाला, उसमें तो सिंपली कांस्टेंट फंक्शन है ना 2। अगर 2 लेट्स से यहाँ पर है तो यहाँ पर होल आ जाएगा क्योंकि इनक्वालिटी है, और ये आपका सारा कांस्टेंट फंक्शन आ जाएगा। और दूसरी तरफ आपका जब x ग्रेटर और इक्वल टू 0 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा। देखिए आपको मैंने बता चुका हूँ, एक्स स्क्वायर जो होता है ना सिंपली y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये पैराबोला बनता है जिसका जो वर्टेक्स है ना वो ओरिजिन होता है, यानी ओरिजिन से गुजर के बनता है। आपने एक्स स्क्वायर में प्लस 1 ऐड किया तो ये एक यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, यानी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, बजाय के नीचे से स्टार्ट होने के। ये शिफ्टिंग है ना जो, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करेंगे, और ये पॉइंट इसमें इंक्लूड होगा क्योंकि एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 0 के लिए। तो ये सिंपल इसका ग्राफ बन गया, यानी कि ये क्या है 2 है और ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया, ठीक हो गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट आपके जो क्वेश्चन नंबर है ना 29 से 32 तक, वो इसके टोटली ऑपोजिट है। यानी क्वेश्चन नंबर 29 से 32 तक आपके जो क्वेश्चन है उसमें आपने रिवर्स काम करना है। ग्राफ गिवन है, आपने उसे फंक्शन बनाना है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 31 का ए पार्ट कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 31 का ए पार्ट, और इसमें जो ग्राफ गिवन है वो भी मैं आपके सामने ड्रा कर देता हूँ जी। लीजिए जी, ये आपके पास कार्टेशियन प्लेन आ गया, और पॉइंट सबसे पहले तो नोट डाउन कर लें यहाँ पर। लेट्स से जी आपका पॉइंट 1 है, एक्स एक्सिस पर ये 2 है, एंड दैट इज़ लेट्स से जी 3, और इसी तरह से ये 1 पॉइंट है, और ये पॉइंट जो है लेट्स से जी -1 है,
ठीक है। तो आपका जो फंक्शन दरअसल गिवन है ना वो है जी कुछ इस तरह से, -1 पर आपके पास होल आ रहा है और यहाँ से लेकर 1 तक, यानी कि 0 और 1 के इन बिटवीन आपके पास ये एक कांस्टेंट सा बन रहा है। उसके बाद आपके पास बन रहा है जी ये वाला, और 3 पर जाकर होल आ रहा है, ठीक है। और इसी तरह से आपके पास उसके बाद ये एक पॉइंट है इंक्लूड है जो कि, और ओरिजिन पे आपके पास होल सा बन रहा है, ठीक है। तो इसका हमने दरअसल देखने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन है मुश्किल नहीं है। सबसे पहले तो पॉइंट देखना कौन कौन से हैं। ये वाला जो ऑर्डर पेयर बनेगा ये -1, 1 बन जाएगा, ठीक है। ये वाला कौन सा बनेगा जी, यहाँ पर आपके पास हाइट 1 है जबकि x 0 है। ये वाला पॉइंट कौन सा है, सिंपली 1, 1 है। ये वाला पॉइंट कौन सा है आपके पास, x 3 है और y ऑफ कोर्स 0 है, ठीक है। पॉइंट हमारे पास आ चुके हैं सिंपली, चूँकि ये सारे की सारी स्ट्रेट लाइंस हैं तो स्ट्रेट लाइंस आप फाइंड आउट, अच्छा ये ओरिजिन है, ये 0, 0 ऑफ कोर्स, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हमारा छोटा सा काम हमें ये करना है कि आपके पास एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला मैं आपके सामने यहाँ पर लिख देता हूँ जी, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इंटू x2 माइनस x1 टाइम्स x माइनस x1, ठीक है। दरअसल ना ये आपका स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। जब आपके पास दो पॉइंट्स मौजूद हो ना, दो पॉइंट से गुजरने वाली स्ट्रेट लाइन, दो पॉइंट कौन कौन से होंगे इस केस में, एक होगा जी x1, y1 और दूसरा होगा x2, y2। ये दो आपके पास जब भी पॉइंट गिवन है ना किसी भी प्लेन के अंदर, इनसे गुजरते हुए आप स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट सिंपली कर सकते हैं। इस फार्मूले में वैल्यूज इंसर्ट करनी है जस्ट आपने, तो मैं आपको ना इनमें से एक करके दूंगा, बाकी एज एन असाइनमेंट आपने खुद करनी है। जैसे चले मैं आपको ये कर देता हूँ, ये जो 1, 1 से लेकर 3, 0 तक है ना, इसको मैं लेट से कर देता हूँ जी। इसमें आपके पास जो x1, ओके कलर हम चेंज कर लेते हैं ज़रा, आपके पास जो है लेट से जी मैं x1, y1 को मैं कह देता हूँ 1, 1, 3, 0 भी ले सकते हैं आप, कोई मसला नहीं है उससे। और इसी तरह से x2, y2 को सॉरी मैं इसको 3, 0 ले लेता हूँ। अब आपने ये वैल्यू जो है ना इस फॉर्मूले में इंसर्ट करनी है सिंपली, ठीक है। तो देखें क्या आंसर आएगा जी, y माइनस y1 क्या है आपके पास 1 है, दैट इज इक्वल टू y2 माइनस y1 0 माइनस 1, नीचे क्या x2 माइनस x1 3 माइनस 1 टाइम्स x माइनस x1 क्या है 1 है। सोल्व कर लें इसको जी, y माइनस 1 दैट इज इक्वल टू -1/2, साथ में आ जाएगा x माइनस 1, ठीक है ना। ये x माइनस आपके पास x1 है, ठीक है। सो दैट्स फाइन। अच्छा जी यहाँ पर अब आपने सिंपली क्या करना है, इसको थोड़ा सोल्व आउट कर लें, मज़ीद सिंपलीफाई कर लें इसको। तो मसलन हम कर लेते हैं जी, लेट्स से y माइनस 1 इज इक्वल टू -x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1/2, ठीक हो गया। तो इसमें फर्दर आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो y इज इक्वल टू 1, ये 1 दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 1/2 माइनस x/2 दैट इज इक्वल टू 3/2 माइनस x/2, यानी कि इसको हम दैट इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स 3 माइनस x, या 3 माइनस x आ जाएगा, ठीक है। y इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स 3 माइनस x। तो ये जो आपका बेसिकली बना है ना, ये इस वाली लाइन की इक्वेशन बनी है, इसका फंक्शन बना है y इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स 3 माइनस x, ठीक है। इसी तरह से अच्छा जी ये वाला ना जो सिंपल, बल्कि मैं आपको यहाँ पर ना प्रॉपरली लिख भी देता हूँ, f ऑफ x इज इक्वल टू, आपकी जो डोमेन है ना उसने 3 पार्ट में बेसिकली की हुई है कवर। सबसे पहला जो है -1 जो कि इंक्लूड है, -1 इज लेस आर इक्वल टू x लेस देन 0, ठीक है। नेक्स्ट उसने क्या किया जी, 0 इंक्लूड नहीं है इसमें भी, लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। और अच्छा ये आप अपने बुक में से देखना है, ये जो पॉइंट है ना इसमें आई थिंक उसने यहाँ से किया हुआ और दूसरी तरफ से नहीं किया, बहरहाल ठीक है। तो 1 लेस देन x और ये लेस देन 3 आ जाएगा, ठीक है ना। कुछ इस तरह से उसने डोमेन के 3 पार्ट्स किए हुए। अब जो 1 से लेकर 3 तक वाला है ना वो तो हमने फाइंड आउट कर लिया है, वो क्या है 1/2
3 माइनस एक्स आ जाएगा। और ये जो 0 से 1 तक है ये सिंपल है, आपके पास 1 आ जाएगा, ठीक है ना। 0 से 1 तक है ये सिंपल है। अब -1 से लेकर जो आपका है ना इधर तक 0 तक, ये माइनस एक्स है, ये आपने खुद देखना कैसे माइनस एक्स, हालांकि ये भी नज़र आ रहा है सिंपल है, ठीक है ना। तो ये दरअसल आपने रिवर्स काम किया है, आपके पास पीस वाइज फंक्शन का ग्राफ मौजूद था, आपने वहाँ से पहले तो पीसीस देखे कौन कौन से बन रहे हैं, बेसिकली 3 पीसीस बन रहे हैं, 1 2 एंड 3, और इन 3 पीसीस के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है वो भी हमने फाइंड आउट कर ली है। राइट, सो आखिरी क्वेश्चन है आज का जी हमारा एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 47 से हैं 62 तक आपके क्वेश्चंस। एक ओवर भी कंप्लीट ऑलमोस्ट हो चुका है, तो हम क्विकली इस रेस्ट को देख लेते हैं। आपने देखना है फंक्शन आपका इवन कब है और रोड कब है। इसमें से एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं 54 लेट से क्विकली, टाइम कंप्लीट होने वाला है। तो 54 आपके पास है जी ऑफ एक्स, चलिए जी ऑफ एक्स कर लें। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब सिंपली आपने एक्स की जगह माइनस जब पुट करना है ना, इंसर्ट एक्स इंसर्ट माइनस एक्स, तो सिंपली आपके पास माइनस एक्स आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1, दैट इज इक्वल टू सिंपली माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसको हम सिंपली लिख सकते हैं जी माइनस टाइम्स जी ऑफ एक्स। तो ये फंक्शन आपने देखा कि ओड फंक्शन है, ठीक है। आई थिंक इनमें कोई आपको डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, सिंपल से क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 47 से लेकर 62, जस्ट आपने इसमें एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करना है और आपने देखना है क्या ये इवन फंक्शन है या ओड फंक्शन है। 54 मैंने आपको कर दिया, ये ओड फंक्शन था। और जो नेक्स्ट आप कीजिएगा, खुद ट्राई कीजिएगा, कहीं मसला हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। सो आई थिंक आज यहीं पे हम फाइंड आउट करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो सेक्शन 1.2 से स्टार्ट करेंगे, और उसमें हमने सीखेंगे फंक्शन को आपस में कंबाइन कैसे किया जा सकता है, ठीक है। सम्स फंक्शन का कैसे करते हैं, किसी दो फंक्शन को माइनस कैसे करते हैं, प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, क्वोशिएंट कैसे लेते हैं, और उनके ग्राफ्स फिर कैसे बनते हैं रिस्पेक्टिवली, और किसी फंक्शन का हमने शिफ्ट करना है राइट या लेफ्ट या अपर या डाउन, वो कैसे किया जाता है, ठीक है। तो ये सब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। आई थिंक आज के लिए इतना ही। अगेन आपका जो भी कोई क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।